स्टूडेंट्स, अब देखिए आगे हम जो आगे बात करते हैं, ये ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी बेस्ड ऑन रीजनल अप्रोच। अब रीजनल जो अप्रोच है वो किसकी है? कार्ल लेटर की। ये भी जर्मन ज्योग्राफर है, ठीक है। अब रीजनल अप्रोच में क्या है, देखिए रीजनल अप्रोच में एक तो होता है रीजनल स्टडीज होता है। अब क्योंकि इसमें आपको शॉर्ट में ये जो फर्स्ट चैप्टर इसमें क्या ब्रीफली आपको बताया कि ज्योग्राफी में किस प्रकार की चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये हम अभी मतलब 11th में आपके ये चीज़ें नहीं चलेंगी, आगे 12th में होंगी, फिर कॉलेज में मिलेंगे आपको। तभी यहाँ केवल शॉर्ट में बताया गया है, ठीक है। लेकिन सिस्टमेटिक जो अप्रोच है ये हम पूरी 11th क्लास में देखेंगे, चाहे फिजिकल ज्योग्राफी है, चाहे ह्यूमन ज्योग्राफी, बायो ज्योग्राफी। इसमें से 11th फिजिकल चलेगी कम्प्लीटली और कुछ पार्ट बायो के चलेंगे, हाँ ह्यूमन ज्योग्राफी वो 12th क्लास में, ठीक है। अब जो इसमें देखिए आप रीजनल जो अप्रोच है इसमें क्या है, इसमें क्या क्या करते हैं, क्या क्या स्टडी होती है। फर्स्ट देखिए रीजनल स्टडीज़, एरिया स्टडीज़, कंपेरिजन मैक्रो, मेसो, माइक्रो रीजनल स्टडीज। देखिए क्या होता है, जैसे किसी कोई भी एरिया होता है ना, जैसे आपको पता होगा इंडिया के अंदर डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग कमीशन बना था और डिफरेंट टाइप की 5 ईयर स्कीम बनी इंडिया में, लॉन्च 1951 से कंटिन्यू चल रही हैं। तो उसमें क्या होता है, कई बार कुछ एरिया बैकवर्ड रह जाते हैं, उसका पीछे रीजन चाहिए, कोई हिस्टोरिकल रीजन होगा, पॉलिटिकल होगा, इकोनॉमिक होगा, जो भी रीजन रहा होगा, किसी वजह से वो क्या होते हैं बैकवर्ड हो जाता है। तो फिर क्या होता है उस एरिया का डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है, किसी छोटे एरिया का डेवलपमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं उसमें रीजनल अप्रोच की जाती है, ठीक है। तो ये जो रीजनल अप्रोच इसका ये यूज़ है, तो हम रीजनल स्टडीज करते हैं छोटे एरिया की, ठीक है, ये एरिया की या रीजनल की स्टडी करते हैं। इसके अलावा माइक्रो, मैक्रो, मेसो क्या होता है, माइक्रो होता है स्मॉल, वेरी स्मॉल एरिया होता है, उसको माइक्रो बोलते हैं, और माइक्रो छोटा होता है, मैक्रो लार्ज एक्सटेंसिव एरिया होता है, काफ़ी बड़ा होता है, और मेसो मिडल होता है, जो ना छोटा होता है ना बड़ा होता है। तो इस प्रकार की जो स्टडी होती है उसको रीजनल स्टडी इसमें यूज़ करते हैं। रीजनल प्लानिंग, प्लानिंग से हम कंट्री की, रूरल की, टाउन की, अर्बन की करते हैं। देखिए रीजनल प्लानिंग का मतलब क्या होता है, किसी एरिया के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, उसके लेआउट के लिए, उसके लेआउट के लिए हम प्लानिंग करते हैं। जैसे रूरल एरिया को हमने सेटलमेंट करना, उसका किस प्रकार उसकी सेटलमेंट होना है, लोग किस प्रकार रहेंगे, रोड कहाँ होगी, पार्क कहाँ, स्कूल क्या है। ऐसे टाउन जो होता है ना या अर्बन एरिया है तो उसका लेआउट बनता है। पहले बिल्डिंग बनाने से पहले क्या होती है, पूरी ज़मीन का लेवलिंग होती है, फिर उसका मास्टर प्लान बनता है, फिर प्लॉटिंग होती है। तो ये जो चीज़ें होती हैं सारी किस्में आती हैं रीजनल प्लानिंग के अंदर आती हैं। तो उसको पूरा तैयार करेंगे, कहाँ कहाँ प्लॉट किस प्रकार होंगे, वहाँ की रोड की साइज़ क्या रहेगी, पार्क कहाँ होंगे, कॉमर्शियल ब्लॉक कहाँ होंगे, डिफरेंट टाइप के होते हैं ऐसे। तो ये सारे हम किस में देखते हैं, रीजनल प्लानिंग में। रीजनल डेवलपमेंट, यदि कोई एरिया बैकवर्ड होता है तो उस एरिया की बैकवर्डनेस को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, रीजनल डेवलपमेंट करते हैं उस एरिया का। हम वहाँ की जो डिफरेंट टाइप की ज्योग्राफिकल है, इकोनॉमिक जो भी कंडीशन किस प्रकार की है, तो रीजनल स्टडी नंबर 1 में तो स्टडी करते हैं, ठीक है, सेकंड में प्लान बनाते हैं और थर्ड में उसको अप्लाई करते हैं, तो क्या होगा उसका डेवलपमेंट होगा। और इसके अलावा रीजनल एनालिसिस, रीजनल एनालिसिस का मतलब ये होता है कि एक रीजन को दूसरे रीजन के साथ में किस प्रकार से कंपेरिजन करते हैं कि किस प्रकार के यहाँ पर डीमेरिट्स हैं या किसकी मेरिट्स क्या हैं, इसके अंदर किस प्रकार के बैकवर्डनेस है, हम उसको किस प्रकार से दूर कर सकते हैं। तो ये रीजनल एनालिसिस के अंदर आता है। तो ये इसमें 4 डिफरेंट टाइप के इसके पार्ट्स हैं जो रीजनल अप्रोच के अंदर आते हैं, ठीक है। और आप इसमें देख सकते हो, इसका टेबल में दिखा रखा वही है जो रीजनल स्टडीज़ के अंदर रीजनल डेवलपमेंट है, रीजनल एनालिसिस है और रीजनल प्लानिंग है। प्लानिंग के अंदर हम जब कंट्री, रूरल का या टाउन या अर्बन एरिया का है, ये माइक्रो लेवल, मेसो लेवल और मैक्रो लेवल 3 टाइप के इसमें दिखा है। तो ये बस इतना ही है रीजनल अप्रोच, बस छोटा सा 4 पॉइंट है छोटे छोटे इसके, ये क्वेश्चन यहाँ खत्म होता है बस, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। अब देखिए हम आगे जो बात कर रहे हैं ये है कि देर आर 2 एस्पेक्ट्स विच आर कॉमन टू एवरी डिसिप्लिन, दीज आर, देखिए हम बात करते हैं कि आपने पीछे जो अप्रोच देखी है ना, चाहे सिस्टमेटिक की बात करें या हम रीजनल अप्रोच की बात करें, दोनों के अंदर इनका यूज होता है। किसका, आप देखिए 2 चीज़ें इसमें, एक तो फिलोसफी है, दूसरा मेथड्स एंड टेक्निक्स है, ठीक है। तो देखिए क्या है फिलोसफी में, क्या होता है, फर्स्ट इसमें ज्योग्राफिकल थॉट। देखिए कोई भी सब्जेक्ट होता है ना तो उससे रिलेटेड फिलोसफर होते हैं जो अपने आइडियाज़, अपने जो फिलोसफी है उसको पब्लिक को बताते हैं या दिखाते हैं। हमने जो पीछे देखा ना वर्ड पढ़े थे, अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट है, रीटर है, तो एक ने तो क्या है, एक ने तो
सिस्टेमेटिक अप्रोच अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने दिया कि इस प्रकार से ज्योग्राफी की स्टडी होगी, है ना। दूसरा कार्ल रिटर है, तो उसने क्या रीजनल प्लानिंग बताई इस प्रकार है। तो वो क्या फिलोसफर हो गए, उनके आइडियाज़ हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार के इसमें फिलोसफिकल थॉट होते हैं, उसमें डिफरेंट टाइप के ज्योग्राफर्स के क्या होते हैं, आइडियाज भी होते हैं, ठीक है। दूसरा लैंड एंड ह्यूमन इंटरेक्शन, ह्यूमन इकोलॉजी, जैसे जो लैंड मीन्स सरफेस एरिया, जो भी इसका जो लैंड फॉर्म्स है उसके साथ में ह्यूमन का किस प्रकार इंटरेक्शन होता है, मतलब वो किस प्रकार से अडोप्टेशन या मॉडिफिकेशन ऑफ इन्वायरमेंट करता है। हमने जो पीछे वर्ड पढ़े था ना, अडोप्टेशन या मॉडिफिकेशन है, तो उसकी स्टडी किसी में आती, इसी में आती फिलोसफी के अंदर, ज्योग्राफिकल थॉट या फिर लैंड एंड ह्यूमन इंटरेक्शन है। तो ये चीज़ें दोनों में चलती हैं, चाहे आप रीजनल स्टडी कर रहे हो या फिर हम सिस्टमेटिक अप्रोच से स्टडी कर रहे हैं, तो दोनों में इसका यूज़ होता है। दूसरा कुछ मेथड्स हैं, कुछ टेक्निक्स हैं जिसका यूज होता है ज्योग्राफी में। जैसे हम बात करें, देखिए होता क्या है, हम जो ज्योग्राफी शुरुआत इनिशियल जो ज्योग्राफी उसमें क्या था, हम मैप यूज़ करते, तो ज्योग्राफर था उसका मेन टूल्स मैप था केवल, या स्केच था, या मेंटल मैप था। मेंटल मैप मतलब माइंड के अंदर हमने एक पिक्चर ड्रॉ कर ली, इस प्रकार का एरिया हमने देखा चारों ओर से और माइंड फिट कर ली, वो मेंटल मैप हो गया। ऐसे ये चीज़ें थी। लेकिन टाइम के साथ साथ में क्या होता है, हर सब्जेक्ट का क्या होता है, ग्रोथ होता है, और उसमें नई नई स्किल उसमें ऐड होती रहती हैं, वो सब्जेक्ट अडोप्ट करता है, तो वैसे वैसे उसमें क्या होते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है। तो उसी प्रकार से पहले जो कार्टोग्राफी मतलब मैप मेकिंग जो प्रोसेस वो मैनुअली होती थी, हाथ से बनाते थे, अब वो चीज़ें किस में आ गई है, अब कंप्यूटर कार्टोग्राफी आ गई है। मतलब जो मैप होते हैं वो हाई एक्यूरेंसी के साथ में कंप्यूटर से बनने शुरू हो गए। तो मेथड्स एंड टेक्निक के अंदर कार्टोग्राफी, जो चाहे आप किसी में देखो, चाहे आप इसमें हम सिस्टमेटिक अप्रोच में अप्लाई करें या रीजनल में करें, दोनों में इसमें यूज़ होता है कार्टोग्राफी का। दूसरा क्वांटिटेटिव टेक्निक्स या स्टैटिस्टिकल्स टेक्निक्स की हम बात करते हैं, डिफरेंट टाइप की। देखिए जो इन्फॉर्मेशन होती है डिफरेंट टाइप की, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन न्यूमेरिकल फॉर्म में होती है। न्यूमेरिकल में किस प्रकार, देखिए हम बात करें, जैसे आपको पता है टेम्परेचर होता है, तो पर डे का अलग अलग टेम्परेचर होता है, ठीक है, मंथली अलग अलग टेम्परेचर होता है, तो उसको हम किस में लिखते हैं, हम न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखते हैं, उसको नंबर्स में लिखते हैं, इतने डिग्री टेम्परेचर जो भी है डिफरेंट है ना। और फिर उससे क्या करते हैं, या फिर रेनफॉल का, जैन फिर मार्च अप्रैल के अंदर जो रेनफॉल किस प्रकार पूरे 12 मंथ की, उसको हमने मिलीमीटर या सेंटीमीटर लिखा। उससे हमें क्या करना पड़ता है, डिफरेंट टाइप के डायग्राम बनाने पड़ते हैं। चाहे आप डायग्राम बार डायग्राम बना रहे हो उससे, चाहे लाइन ग्राफ बना रहे हो, है ना, या और जो डिफरेंट टाइप के डायग्राम्स हैं वो तैयार कर रहे हो, या आप जैसे हम बात करते हैं मीन मीडियन मोड, आप इकोनॉमिक्स में इस प्रकार के वर्ड सुनोगे, हम किस प्रकार उसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं कि क्वांटिटिव के अंदर आते हैं या स्टैटिस्टिक्स के अंदर ये टेक्निक आते हैं डिफरेंट टाइप की, तो हम उसे मेजरमेंट करते हैं, मतलब मेजरमेंट से रिलेटेड पूरा पूरा। इसके अलावा एक होता है फील्ड सर्वे मेथड। फील्ड सर्वे का क्या होता है, फील्ड में बाहर जो एरिया है, ज्योग्राफिकल एरिया है, तो उसका हम सर्वे करते हैं खुद जा करके, तो उसके अंदर ऑब्जर्वेशन किया जाता है। अब जो फील्ड सर्वे होता है, हो सकता है वो मेजरमेंट से रिलेटेड हो सकता है। कई बार देखा होगा आपने, जो रोड के ऊपर आपने कई बार देखा है, जो इंजीनियर होते हैं वो क्या करते हैं, रोड की लेवलिंग निकालते हैं। जैसे कोई हाईवे तैयार होता है ना, तो उसके ऊपर आपने देखा होगा एक लोग होते हैं, मशीन सी खड़ी होती है, उसके अंदर से देखते हैं, और आगे लोग हैं वो उसकी लेवलिंग निकालते हैं, रोड के ऊपर कितना अप और कितना डाउन है। तो जो एरिया लो होता है उसमें मिट्टी ज़्यादा डालते हैं और ज़्यादा वाले को कटाई करते हैं ऐसे। या फिर किसी एरिया का मेजरमेंट करना है ऐसे कि यहाँ प्लॉटिंग करना है, तो उस ज़मीन को मेजरमेंट करना, नापना होता है। तो ये सारा किस में आता है, फील्ड सर्वे में आता है। या फिर हम होम सर्वे करते हैं, घर घर जा करके कोई इन्फॉर्मेशन हमें कलेक्ट करनी होती है, या आप किसी फार्म में या किसी खेत में जा करके क्रॉप पैटर्न आप उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें किस में आते हैं, फील्ड सर्वे मेथड में आते हैं। तो ये भी किस में आता है, ज्योग्राफी में आता है, ठीक है। उसके बाद में देखें न्यू टेक, आज की जो एडवांस जो टेक्निक्स हैं, इसमें जियो इन्फॉर्मेटिक कंपेरिजन टेक्निक्स हैं जो एकदम लेटेस्ट हैं। जियो इन्फॉर्मेटिक्स है, जियो मीन्स होता है रिलेटेड टू अर्थ से रिलेटेड। इसमें आता है रिमोट सेंसिंग। अब देखो रिमोट का मतलब क्या होता है, रिमोट मतलब होता है दूर, दूर को डिस्टेंट होता है ना, उसको रिमोट बोलते हैं। सेंसिंग जो डिटेक्ट करता है दूर से ही, यदि इन्फॉर्मेशन को डिटेक्ट कर ले तो उसको रिमोट सेंसर बोलते हैं। तो आप रिमोट
आपका नाम सुना रिमोट, आप तो रिमोट टीवी वाले की बात करते हैं, रिमोट हो, वो उसका नाम होता है रिमोट कंट्रोल, ये रिमोट सेंसिंग। ओके, हम दूर से इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करना। तो हमारे स्पेस में क्या है, काफ़ी सारे सैटेलाइट है या हॉट बैलून ऊपर छोड़ रखे हमने ऐसे डिफरेंट टाइप के ना। तो उसमें होते हैं कैमरे लगे होते हैं हाई रेजोल्यूशन के, उनका काफ़ी हाई पिक्सल कैमरे होते हैं। तो वो क्या करते हैं, दूर से ही इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और उसका फिर हम एनालिसिस करते हैं। आप जो गूगल मैप देखते हो उसके अंदर आपने देखा उसका जो सैटेलाइट इसमें इमेजेस देखते हो, तो वो क्या है, वो ऊपर जो सैटेलाइट है जो उसमें कैमरे लगे हुए हैं सारे, वही तो इमेजेस जो दिखाते हैं सारे सारे, तो वो रिमोट सेंसिंग होती है। एक होते है GIS, जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। तो ये GIS और रिमोट सेंसिंग, इसमें ज़्यादा फर्क नहीं, हम इसको डिटेल से प्रैक्टिकल की जो बुक हो उसमें देखेंगे। जोग्राफी GIS में जो भी जो बाहर के अर्थ से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो हम सेटेलाइट के थ्रू कैप्चर करते हैं, उसके बाद में हमारा क्या आता है, कंप्यूटर के थ्रू उसमें डेटा कुछ फीड करते हैं और फिर यूज़र उसको अप्लाई करते हैं। जैसे जो गूगल मैप है ना, वो एक GIS का पार्ट है। एक होता है GPS इंस्ट्रूमेंट होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। अब हम क्या होते हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया का यदि हमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हमें पता करना है तो GPS से चलता है, GPS से पता कर सकते हैं। आजकल आपने देखा होगा, आप अपने मोबाइल में GPS ऑन कर लो और कहीं यदि पहुंचना है तो आपको लोकेशन उसमें ट्रेस करता जाएगा, बताया जाएगा यहाँ से रोड से निकलना है, ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट की लोकेशन के लिए हम GPS यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं वो किस में आ गई, इसमें ज्योग्राफी चीज़ें ऐड हो चुकी हैं और टाइम के साथ। तो ये हमने जो अलग अलग कॉमन जो देखे हैं, ये दोनों में चाहे सिस्टमेटिक है या आपका रीजनल अप्रोच है, दोनों के अंदर इसका हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये एक सेपरेट क्वेश्चन बन गया इसका। अब आगे देखिए, अब हम जो बात करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी और इट्स इम्पोर्टेंस क्या है, बड़ी सिंपल सी बात है। आप देखिए, इस पे आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये सिंपल एकदम टॉपिक सिंपल है। सबसे पहले हमें देखना है कि फिजिकल ज्योग्राफी में कौन सी चीज़ें हैं, मतलब किसकी स्टडी करते हैं। हमें पता है हम उसमें लिथोस्फीयर की बात करते हैं, डिफरेंट टाइप का लैंडफॉर्म किस प्रकार की है, ड्रेनेज क्या है, रिलीफ है, फिजिकल ज्योग्राफी है। एटमॉस्फेयर की हम स्टडी करते हैं, हाइड्रोस्फीयर की करते हैं, सोइल की करते हैं। 4 पॉइंट ही तो हैं, सिंपल से बताया। लिथोस्फीयर की स्टडी होती है, उसमें एटमॉस्फेयर मतलब क्लाइमेटोलॉजी होती है, हाइड्रोस्फीयर और सोइल का हो गया, ये 4 करते हैं। ओके, अब इसका यूज़ क्या हमारी लाइफ के अंदर, हम उसका क्या यूज़ करते हैं। अब देखिए हम इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी, आप समझे फिजिकल ज्योग्राफी में क्या होता है। अच्छा, फिजिकल ज्योग्राफी 4 पॉइंट इसके, लिथोस्फीयर होता है, एटमॉस्फेयर क्लाइमेटोलॉजी होती है, हाइड्रोस्फीयर होता है और सोइल होती है। ओके, उसका हमारी लाइफ में क्या कंट्रीब्यूशन होता है हम देख सकते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर के अंदर क्या होता है हमें पता है, लैंड फॉर्म होती है। तो लैंड फॉर्म क्या करें, लैंड फॉर्म में क्या यूज़ होता है, हमारी जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ होते हैं कंप्लीटली लैंड पर होती हैं, ठीक है। प्लेन जो एरिया होते हैं हमारे एग्रीकल्चर काम आते हैं। प्लेट्यूज जो होते हैं वो क्या होते हैं, उसमें फॉरेस्ट होते हैं, डिफरेंट टाइप के मिनरल्स हमें मिलते हैं। जैसे छोटा नाग प्लेट पता आपको, माउंटेन्स हैं, पहाड़ हैं, उसका यूज़ किया है। वहाँ पर डिफरेंट टाइप के जो पास्चर्स ग्रास लैंड डेवलप होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, टूरिस्ट स्पॉट बनते हैं वहाँ पर, और डिफरेंट टाइप के जो रिवर्स हैं उनको सोर्स होता है, वाटर का सोर्सेज होता है, ग्लेशियर होते हैं डिफरेंट टाइप के ना। तो ये सारी चीज़ें हमें किसी मतलब लैंड से, तो इंपॉर्टेंस हो गई ना, आप कितने सारे पॉइंट लिख सकते हो उसमें। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ क्लाइमेट की भी हम स्टडी कर ली, क्लाइमेटोलॉजी को हमने जान लिया उसके बारे में। तो उससे क्या होगा, हम हमारा जो डिफरेंट टाइप के हाउस के जो टाइप हैं, क्लोथिंग है, फूड हैबिट्स हैं, ये सारे किससे होते हैं, डिटरमाइन क्लाइमेट्स होते हैं। किस टाइप की क्लाइमेट होगी वैसे ही हम फूड खाएंगे या वैसे ही कपड़े पहनेंगे, वैसे ही घर बनाएंगे, सिंपल सी बात है। इसके अलावा क्लाइमेट पर कंप्लीट, जैसे क्लाइमेट के अंदर 2 मेन पार्ट आते हैं इसके, एक टेम्परेचर, एक रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। तो वेजिटेशन होती है वो अकॉर्डिंग क्लाइमेटिंग होती है, क्रोपिक पैटर्न क्लाइमेट अकॉर्डिंग होता है, लिस्ट और ईयरिंग या फार्मिंग ये भी क्लाइमेट पर डिपेंड करता है, और कुछ इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं। तो ये सारा जब हम क्लाइमेटोलॉजी के बारे में जानेंगे तो हमें पता होगा कि यदि राज्य इंडिया का सदर्न पार्ट है तो वहाँ पर हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल है, तो वहाँ पर हम जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप की कल्टीवेशन कर सकते हैं, समझ गए ना। तो इसके अलावा यदि हम नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं तो आपको पता होगा, आप 10th में पढ़ा होगा शायद आपने, जैसे फूड ग्रेन्स की बात करते हैं, नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में राइस का प्रोडक्शन हाई होता है और वीट का प्रोडक्शन साउथ इंडिया में नहीं होता है, कम्प्लीटली नॉर्थ इंडिया में होता है। तो
डिपेंड किस वक्त क्लाइमेटिक कंडीशन पर हुआ ना। से ऐसे हम बनाना की बात करें, काफ़ी सारे साउथ में होते हैं, लेकिन एप्पल की फार्मिंग कहाँ होती है, जहाँ स्नोफॉल होती है, J&K या अपर हिमाचल पार्ट है, तो डिपेंड किस पे हुआ, क्लाइमेट पे। ओके, तो उससे हम डिफरेंट टाइप की फार्मिंग है, लिस्ट ऑफ जो रियरिंग है या फिर इंडस्ट्रीज स्टेबलाइज कर सकते हैं। टेम्परेचर से हमें पता चलता है कि जहाँ टेम्परेचर हाई या लो होगा तो वैसे ही फॉरेस्ट की डेंसिटी होगी और जो ग्रास लैंड की क्वालिटी किस प्रकार है। रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन, मतलब जो जितना भी वाटर है वो चाहे रेनफॉल, स्नोफॉल, ये कम्प्लीटली होती है, हेलस्टोन, सबको हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो उसे पानी रेनफॉल से रिलेटेड है। इसके अंदर हमारे ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है और जिसका यूज़ हम एग्रीकल्चर या डोमेस्टिक में करते हैं। तो ये क्लाइमेट की इंपॉर्टेंस होगी। ओशियंस की क्या इंपॉर्टेंस है, अब देखिए ओशियन में जितना डिफरेंट टाइप का सी फूड है, डिफरेंट टाइप का हमें कितने फिश हैं या जितना भी अदर जो मटेरियल है वो समुद्र से मिलता है। इसके अलावा डिफरेंट तरह के मिनरल्स हैं वो भी हमें कहाँ से मिलते हैं, ये ओशियन से मिलते हैं। इसमें एक एग्जांपल दिखा रखा है, जो मैंगनीज है उसके काफ़ी सारे जो स्टोरेज हैं वो इंडियन ओशियन मिलते हैं। इसके अलावा हमारा जो वाटर ट्रांसपोर्ट की हम बात करते हैं, अदर कंट्रीज के साथ कनेक्टिंग जो है वो हम सी रूट के थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं, तो वो भी किससे होते हैं, ओशियन से। इसके अलावा हमारा जो रेनफॉल का जो सोर्स है, जो जिस मानसून बोलते हैं, जो ह्यूमिडिटी है वो सारी कहाँ से आती है, ओशियन से तो आती है। इसके अलावा जो सॉल्ट की हम बात करते हैं, नमक जो है वो सारा कहाँ से आता है, ओशियन से। तो कितने सारी इंपॉर्टेंस ओशियन। इसके अलावा अब जो 10th में आपने पढ़ा है, जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हैं डिफरेंट टाइप के, जैसे हम टाइडल एनर्जी की बात करते हैं। ठीक है, तो ये भी कहाँ से होती हैं, ओशियन से मिलता है। इसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ सोइल, सोइल की क्या इंपॉर्टेंस है, अब सोइल के बगैर तो कुछ होता ही नहीं है। जैसे सोइल का मतलब फर्टाइल सोइल की बात हो रही है यहाँ पे ना, तो अच्छी सोइल होगी तो उससे क्या होगी, अच्छी एग्रीकल्चर होगी। ओके, इसके अलावा डिफरेंट टाइप की उसमें क्रॉप का या वेजिटेबल्स की डाइवर्सिटी इसमें मिलती है, और डिफरेंट टाइप प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, डिफरेंट टाइप के ये सोइल में रहते हैं। सोइल होगी तो ये सारी कितनी सारी अपनी इंपॉर्टेंस है। ये फिजिकल ज्योग्राफी में बात करें तो ये सारे हम पॉइंट वाइज इसको हम लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। आगे देखिए, इसके अंदर हम बात करते हैं, इसका कंक्लूजन की बात करें थोड़ा शॉर्ट में देखें। फिजिकल इन्वायरमेंट प्रोवाइड्स रिसोर्सेज, ह्यूमन बीइंग यूटिलाइज दी रिसोर्सेज एंड इंश्योर देयर इकोनॉमिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट। पता ही है, फिजिकल इन्वायरमेंट है हमारे डिफरेंट टाइप के रिसोर्स प्रोवाइड करता है और हम क्या करते हैं, यूज करते हैं उसको। ठीक है, किसके लिए, चाहे इकोनॉमिक के लिए, कल्चरल डेवलपमेंट के लिए। एक्सीलेंट पेस ऑफ रिसोर्स यूटिलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज़ क्रिएट इकोलॉजिकल इम्बैलेंस इन द वाइल्ड। आजकल क्या हमारे पास इतने सारे स्किल हो गई हैं, इतने सारे टेक्नोलॉजी हो गई कि हम रिसोर्सेज यूज़ करते हैं तो उसकी जो स्पीड है, पेस है ना, वो ज़्यादा हो गई है। तो हम क्या जल्दी जल्दी इसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो ऐसे करने से क्या हो गया, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो गया। मतलब एक नेचर का अपने आप में चीज़ों को रीजनरेट करने की कैपेसिटी होती है ना, तो इम्बैलेंस होगी, उससे क्या होगा, रिसोर्सेज का डिप्लेशन हो रहा कम एकदम से कम्प्लीटली। ठीक है, तो उससे डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम हो रही हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इको फ्रेंडली जो टेक्निक्स हैं उसका यूज़ करना पड़ेगा। हेंस ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब क्या, हमें फिजिकल एनवायरनमेंट के बारे में उसको अच्छा समझना पड़ेगा और उसके बाद में हमें ऐसी टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ेंगी जिससे हमारा क्या है, एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन नहीं हो। तब हमारा क्या हो सकता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सकता है। अदरवाइज तो सबका सर्वाइव करना ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा चैप्टर ज्योग्राफी का। ओके, कंप्लीट होता है। इसमें 2 एक्स्ट्रा डेफिनेशन दे रही हैं लास्ट में। इसमें देखिए ये क्या बोलते हैं, देखिए रिचर्ड हडसन बोलता है, ज्योग्राफी इज कंसर्न्ड विद द डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द एरियल डिफरेंशिएशन ऑफ द अर्थ सरफेस। सिंपल सी बात है कि अलग अलग एरिया में जो डिफ्रेंशिएशन होता है उसका डिस्क्रिप्शन और एक्सप्लेनेशन करता है, ये रिचर्ड हडसन बोलता है। हेटनर बोलता है, ज्योग्राफी स्टडीज द डिफरेंसेज ऑफ फेनोमेना यूजुअली रिलेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ सरफेस। ये जो ज्योग्राफी स्टडी के अंदर हम क्या करते हैं, अर्थ के अलग अलग पार्ट में जो डिफरेंट टाइप के फिनोमेना होते हैं उसकी स्टडी करते हैं। तो ये हेटनर बोलता है। और इरेटुस्थ ने क्या कहा था, इरेटुस्थ ने कहा था डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ज्योग्राफी।
कि अर्थ के बारे में उसका एक्सप्लेनेशन करना, उसका डिस्क्रिप्शन करना, ही क्या है, ज्योग्राफी है। ठीक है, तो ये 3 आपके इसमें डेफिनेशन 2 ही हैं, पहले एक इरोटोस्थोलॉजी की होगी। ठीक है, तो ये आपका पूरा चैप्टर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू।